प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी सक्षमता परीक्षा 2024 एवं BPSC TRE 3 स्पेशल DLED एग्ज़ाम, CTET एग्ज़ाम एवं BEd एग्ज़ाम से संबंधित शिक्षा शास्त्र का MCQ जो आपको पार्ट 4 के रूप में होगा, यह प्रैक्टिस सेट है। इसका प्रैक्टिस से ही हम शून्य से शिखर तक पहुंच सकते हैं। इसमें आपको नए नए जो क्वेश्चन है उनका व्याख्यात्मक रूप से देखने को मिलेंगे। सेशन बहुत ही मज़ेदार एवं रुचिपूर्ण है। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह प्रैक्टिस सेट है। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किनके द्वारा प्रकाशित है? ए. हॉलर, बी. फिलिप, सी. क्रेपलिन, डी. बेंजामिन रस। तो ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन ये पुस्तक के है रचयिता आपको क्रेपलिन महोदय, क्रेपलिन। तो ऑप्शन आपको सी की ओर है, ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि IQ बराबर मानसिक आयु बटे क्वेश्चन मल्टीप्लाई 100। तो इसमें क्वेश्चन की जगह पर आपको भरना क्या है? ए. औसत आयु, बी. पारिवारिक आयु, सी. वास्तविक आयु, डी. इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प का चयन करना है कि बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि। इसको कहते हैं इंटेलिजेंसी इंटेलिजेंसी क्वेश्चनर IQ। उसका किसी बालक का बुद्धि लब्धि IQ बराबर होता है मेंटल एज बटे क्रोनिकल एज इंटू 100। इसको शॉर्ट में लिखते हैं MA/CA इंटू 100। ये मेंटल एज मानसिक आयु, ये है आपको मानसिक आयु बटे यहाँ हो जाएगा आपका वास्तविक आयु गुने 100। ये आपको प्रायः विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो यहाँ वास्तविक आयु, ये रहा आपका वास्तविक आयु, वास्तविक आयु जो ऑप्शन आपको सी की ओर है, वास्तविक आयु। क्रोनिकल एज ये आपका सही उत्तर है सी, ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित कौन नहीं है? ए. फ्रायड, बी. आइजैक, सी. आलपोर्ट, डी. कैटल। तो सही विकल्प का चयन करना है ABC एवं डी के विकल्पों से। यह सवाल हमारा है नहीं है व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत, व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत तो है कौन? इसको पहले जान लेते हैं। तो व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत अर्थात व्यक्तित्व की जो विशेषता है, जो उसकी
मेरिट है, यही व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत कहलाते हैं कि व्यक्ति में क्या गुण है, क्या मेरिट है, उसकी विशेषता क्या है। तो व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत को आपको आलपोर्ट महोदय, कैटल महोदय और आइसेक ने व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत दिए, लेकिन फ्रायड जो है वो नहीं दिए, फ्रायड महोदय नहीं है। तो फ्रायड महोदय, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। इन्होंने क्या दिया, यह मनोवैज्ञानिक, ये मनोवैज्ञानिक ये फ्रायड व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ए की ओर है। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? ए क्रिया प्रसूत व्यवहार, बी उद्दीपक, सी अभिप्रेरक, डी अंतर्नोद। तो आपको सही ऑप्शन का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। यहाँ थॉर्नडाइक महोदय ने एसआर सिद्धांत, एसआर, एस से स्टिमुलस और आर से रिस्पॉन्स, स्टिमुलस उद्दीपक, रिस्पॉन्स अनुक्रिया। तो इसमें उद्दीपन के प्रति एक ऐच्छिक क्रिया होती है, एक ऐच्छिक क्रिया होती है, जिसका परिणाम उस करने वाले पर बहुत ही आनंददायी, सुखदायी, प्रसन्नचित्त करने वाला होता है, जो उसे धीरे 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 सोलोल्य रूप में उस उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते रहता है, रेस्पॉन्सिंग देते रहता है, तो वह सीख लेता है या उसका अधिगम में समाहित हो जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा क्रिया प्रसूत व्यवहार, जो महत्वपूर्ण नहीं है, यह नहीं खोजना था, ऑप्शन ए। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, गैने के किस प्रकार के अधिगम में अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थल पर रखा है? ए प्रत्यय अधिगम, बी श्रृंखला अधिगम, सी शाब्दिक अधिगम और डी संकेत अधिगम। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? रॉबर्ट एम गैने महोदय ने, रॉबर्ट एम गैने ने अधिगम सोपानिकी बनाए, अधिगम सोपानिकी। इसमें अधिगम की एक विशेषता है कि यह पदानुक्रम अवस्था है, पद धीरे 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 एक क्रम में। तो सबसे पहले आपको संकेत अधिगम है, संकेत अधिगम, यह आपको 1 नंबर पर होता है, जो निम्न स्थल पर है, लो लेवल, निम्न स्थल। यह संकेत अधिगम। उसके बाद आपको उद्दीपक, स्टिमुलस, उद्दीपक, यह है आपको दूसरे पर। उसके बाद है श्रृंखला, यह है तीसरे नंबर पर। उसके बाद है आपका शाब्दिक, यह है चौथे स्थल पर।
पुनः विभेदीकरण, 1 2 3 4 ये रहा 5वें नंबर पर विभेदीकरण। इसके बाद छठे स्थान पर संप्रत्यय, संप्रत्यय। 7वें पर आपको है इसका नियम, और 8वें पर है ये समाधान, समस्या का समाधान। तो जब अधिगम में कोई समस्या है तो उसको शुरू से कैसे है क्रमबद्ध, अधिगम सोपानिकी, सोपान में क्रम से। तो सबसे पहले संकेत यह निम्न स्तर का है और समाधान जो है आपको यह उच्च स्थल पर है, उच्च हाईएस्ट लेवल पर है। ये आपको समाधान प्रक्रिया है, समाधान। तो रॉबर्ट गैने की सोपानिकी में 8 सोपानिकी क्रम से 1 से 8 तक जो संकेत से लेकर उच्च स्थल तक है। ये परीक्षा में आपको कभी निम्न स्थल तो कभी उच्च स्थल भी पूछा जाता है। तो कभी आपको कि संप्रत्यय का कौन सा स्थान है, रॉबर्ट गैने के अधिगम सोपानिकी में संप्रत्यय किस सीरीज में है, किस संख्या पर है। तो यह आपको क्रम से ध्यान रखने के लिए है। इसका एक छोटा सा ट्रिक मैंने याद किया, सौश्रिंसा, सौश्रिंसा बिस्निस, ये आपका 8वां समाहित है। संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला, शाब्दिक, विभेदीकरण, संप्रत्यय, नियम एवं समाधान, समस्या समाधान। सौश्रिंसा बिस्निस, सौश्रिंसा बिस्निस, ये आपका छोटा सा एक ट्रिक है। इसको याद करने पर आपका रॉबर्ट गैने की जो अधिगम सोपानिकी है वह आसानी से आप अपने स्तर से अपनी सुविधानुसार भी अगला ट्रिक, दूसरा ट्रिक जो आपको समझ में आए बना सकते हैं। ये मैंने अपने स्तर से इसे ट्रिक बनाकर याद किया था रॉबर्ट गैने के लिए। ये रहा सही उत्तर, संकेत अधिगम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सूक्ष्म शिक्षण क्या है? ए वास्तविक शिक्षण, बी प्रभावशाली शिक्षण, सी अश्रेणीयन शिक्षण और डी मूल्यांकन शिक्षण। ABCD के विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है। सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, यह है आपका माइक्रो टीचिंग। तो जैसा कि यह बोलने से ही स्पष्ट है, सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा, छोटा। ये छोटा जो है वह बिल्कुल डीपली है, गहन या गहराई तक। तो सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसा शिक्षण तकनीक जो आपको एस वाइट WLN द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1963 में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। इसमें कक्षा का आकार, क्लास का जो लेवल वह बहुत ही छोटा, समय भी कम, कार्य भी कम और सामग्री को इष्टतम प्रशिक्षण के वातावरण, प्रशिक्षण जब कोई छात्र अध्यापक प्रशिक्षण काल में रहते हैं उस समय उन्हें माइक्रो टीचिंग अधिगम से गुजरना होता है। उस स्थिति में यह जो क्लास होते हैं आपको 5 से 10 मिनट का सेशन रहता है, 5 से 10 मिनट का सेशन रहता है। इसमें शिक्षण प्रशिक्षण की
प्रविधि जो छात्रों में शिक्षण कौशल पैदा करता है, शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल, ये छात्रों को पैदा करता है। ये पारस्परिक बातचीत, इंटेलेक्चुअल, एक दूसरे से छात्र और अध्यापक सक्रिय रूप में प्रस्तुत कर प्रदर्शन एवं कौशल को, शिक्षण कौशल को विकसित करते हैं, शिक्षण कौशल को बढ़ाते हैं। ये आपको छात्र अध्यापक द्वारा कार्य किया जाता है। इसमें मुख्य जानने योग्य बातें हैं, वो आपको समझा जाए कि अंतः प्रक्रिया, ये अंतः प्रक्रिया। दूसरा समझिए, ये शिक्षक एवं छात्रों के बीच, शिक्षक एवं छात्रों के बीच अंतः क्रिया, ये इसमें शिक्षक एवं छात्रों के बीच पारस्परिक संबंध। ये इसमें तीसरा नंबर में आपको व्यवहार में परिवर्तन लाता है, व्यवहार में परिवर्तन, चेंज इन बिहेवियर। चौथा वाइटल पॉइंट है आपको, ये उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। पांचवा है आपको, यह एक विकासात्मक प्रक्रिया है, विकासात्मक प्रक्रिया है। अगला है आपको, यह औपचारिक एवं अनौपचारिक, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रक्रिया है, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सातवां आपके है, ये तार्किक प्रक्रिया है, लॉजिकल। आठवां है आपको, ये त्रिध्रुवीय, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। और नेक्स्ट आपका है, ये तत्काल फीडबैक, तत्काल प्रतिपुष्टि, इसमें तुरंत मिलता है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में हम लोगों ने जाना छात्र, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम, छात्र, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम, ये त्रिध्रुवीय है। तो इस प्रकार सही उत्तर, ये शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं, ऑप्शन बी। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में संवेग कौन सा है? ए ध्यान, बी स्मृति, सी उद्दीपक और डी आमोद। सही उत्तर का चयन करना है कि आमोद क्या है। आमोद, ये संवेग कौन सा है? तो आप हम सब जानते हैं कि जब मनुष्य अपने सुख सुविधा के लिए, आनंद के लिए दैनिक जीवन में कुछ कार्य करते हैं, उनमें आपको सुख, दुख, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, आमोद, घृणा, ये सब का अनुभव करता है, ये सब का अनुभव करता है। यह व्यवहार उत्तेजना वश ही होता है। यह अवस्था ही आपको संवेग कहलाता है। तो आपको सही उत्तर ऑप्शन डी आमोद, ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? आपको खोजना है नहीं। ए चिंता, बी सूझ, सी भग्नाशा, डी नकारात्मक मानसिक वृत्ति।
तो नहीं को खोजना है, ABCD से नहीं खोजना है कि नहीं। समस्या समाधान में जब किसी छात्र को कोई टॉपिक पर समस्या उत्पन्न होती है तो उसको कैसे समाधान करना है, तो चिंता करने से समाधान नहीं होगा, भगनाशा से नहीं, और जब निगेटिव हमारी मेंटेलिटी होगी तो उससे भी नहीं। ये नहीं कौन है, तो आपको है सूझ। क्या है? सूझ। ये सूझ आपको गेस्टाल्टवादी की देन है, गेस्टाल्टवादी। ये गेस्टाल्टवादी आपको 3 है, जो कोहलर, कोप्फा एवं बर्दिमर के नाम से जाने जाते हैं। ये गेस्टाल्टवादी हैं। ये जर्मन के रहने वाले थे, ये जर्मनी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने सूझ सिद्धांत को प्रतिपादित किया। सूझ सिद्धांत के प्रतिपादक गेस्टाल्टवादी कोहलर, कोप्फा एवं बर्दिमर को जाता है। इन्होंने एक चिंपैंजी पर परीक्षण किया, चिंपैंजी पर। वो चिंपैंजी का भी नाम आपको पूछा जाता है, तो उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने समस्या समाधान का सूझ सिद्धांत विकसित किया। इसके प्रतिपादक गेस्टाल्टवादी हैं कोहलर, कोप्फा और बर्दिमर। ये रहा सही उत्तर, ऑप्शन बी, सूझ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है? ए ध्वनिग्राम, बी अर्थ विज्ञान, सी वाक्य विन्यास और डी रूपग्राम। सही उत्तर का चयन करना। तो बोली जाने वाली भाषा सबसे छोटी इकाई आपको पूछ रहा है, सबसे छोटी इकाई, तो वो होगा आपको ध्वनिग्राम। ध्वनि हवा जो हमारे मुंह से निकलता है। जब बच्चा का जन्म होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, उसके तत्क्षण ही तुरंत वह रोने लगता है। जन्म के बाद वह रोने लगता है। तो रोने के समय जो ध्वनि निकलती है, जो आवाज होती है, वह आपको स्वाभाविक, स्वचालित एवं प्राकृतिक होता है। इसमें कोई किसी का सिखाया हुआ, अनुकरण किया हुआ नहीं होता है। यह ध्वनि ही है जो हम सुनते हैं कि बच्चा रो रहा है। कुछ समय के बाद जब यही ध्वनि स्वर एवं व्यंजन का रूप ले लेता है, अभ्यास के पश्चात स्वर एवं व्यंजन का रूप ले लेता है अभ्यास के पश्चात, तो आपको सही विकल्प ए ध्वनिग्राम। यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? ए प्रसार, बी विस्तार, सी संशोधन, डी बचाव। सही उत्तर चयन करना। तो सीखना किस तरह का व्यवहार है, यही प्रश्न है हमारा। तो जब हम सीखते हैं तो यह डेवलप करता है, यह बढ़ता है, इसकी वृद्धि होती है। इस यह हुआ प्रसार, ये हुआ आपका प्रसार। ज्ञान का विकास, ज्ञान का विकास का माध्यम अधिगम के नए तथ्यों को जानना, नए तथ्यों को जानना एवं विषयों को समझना, यही तो हमारा सीखना है। ज्ञान द्वारा ही
व्यवहार में परिवर्तन है। ज्ञान द्वारा ही व्यवहार में परिवर्तन है। चेंज इन बिहेवियर। तो आपका सही उत्तर ए प्रसार। सही उत्तर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है। ए उद्दीपन परिवर्तन कौशल, बी प्रस्तावना कौशल, सी समापन कौशल और डी पुनर्बलन कौशल। तो सही विकल्प का चयन करना है। शिक्षण के दौरान जब टीचिंग क्लासरूम में हो रहा है उस समय उतार चढ़ाव, कुछ शब्दों को तेज आवाज में तो कुछ शब्दों को धीमी आवाज में, मध्यम आवाज में बोले जाते हैं। तो यह आपको शाब्दिक साहचर्य, ये आपको शाब्दिक साहचर्य, ठीक है, इसी के माध्यम से हम सीखते हैं, इससे हम अभ्यास करते हैं, हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। तो जब आवाज में उतार चढ़ाव हो तो वह आपको उद्दीपन परिवर्तन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ये ऑप्शन आपको ए की ओर है, उतार चढ़ाव। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। ए नैतिक विकास, बी शारीरिक विकास, सी मानसिक विकास और डी सामाजिक विकास। तो सही विकल्प क्या होंगे? सवाल है कि प्रथम चरण कौन सा है वृद्धि और विकास का, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में, वृद्धि और विकास, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इसका प्रथम चरण क्या है? तो हमें जानते हैं, हम सब विज्ञ हैं कि समाज में ही हमारा सामाजिक विकास है। समाज से ही हम अपने मानसिक विकास, शारीरिक विकास, इन सबों, व्यवहारिक विकास, मानसिक विकास, इन सब का विकास समाज से ही संभव। समाज में जो समाज के कुछ मानदंड है, कुछ नियम निर्धारित है, उनके अनुसार ही हम अपने को विकसित समझ सकते हैं। तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, व्यवहारिक विकास, ये सारे विकास आपको समाज से ही। तो हमारा सही उत्तर सामाजिक विकास। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण कहा जाए तो वह समाज से है। ऑप्शन डी की ओर है। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? ए रोजर्स, बी थर्न, सी विलियमसन, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प का चयन करना है। संकलनात्मक परामर्श, ये आपको है विलियमसन। विलियमसन महोदय आपको ऑप्शन सी की ओर है। ये संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता, प्रतिपादक है। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अधिगम का पठार कौन सा है? ए अधिगम में दोष, बी अधिगम में अवरोध, सी अधिगम की समाप्ति और डी अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। तो सही विकल्प का चयन करना है। अधिगम के क्रम में जब कोई बालक अधिगम कर रहा होता है तो अधिगम के क्रम में अधिगम की संभावना
जब देखता है कि समाप्त होने की ओर है, खत्म होने की ओर है, तो प्रदर्शन जो उसका होता है बालक का, वह नकारात्मक प्रभाव डालता है। वहाँ निगेटिविटी आ जाती है, नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इस स्थिति में जब अधिगम रुक जाता है, जब अधिगम रुक जाता है, तो ये हमारा अधिगम का पठार कहलाता है, अधिगम का पठार कहलाता है। ऑप्शन रुक जाता है यानी अवरुद्ध हो जाता है। ये अवरोध वर्धन, अधिगम में अधिगम की समाप्ति नहीं, ये अधिगम में अवरोध नहीं कर रहा है, ये दोष नहीं है। अधिगम का पठार जो है वो आपको रुक जाता है। कुछ समय बाद ऐसा भी आता है कि वह पुनः अधिगम शुरू हो जाता है, तो वह हमारा अधिगम में यह जो है अधिगम का पठार अवरुद्ध हो जाता है या रुक जाता है। हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर है। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शिक्षण का कौन सा स्तर नहीं है? ए बोध, बी स्मृति, सी वर्णन और डी चिंतन। तो सही का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से किस। यहाँ प्रश्न है कि नहीं है, प्रश्न है नहीं है, तो है क्या? आपको स्मृति है, बोध है, वर्णन नहीं है और चिंतन है, यानी मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्शन। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्शन, पर यहाँ डिस्क्रिप्शन नहीं है, यह लेवल नहीं। तो सही उत्तर आपका सी वर्णन। ये रहा आपका, ये रहा सही उत्तर वर्णन। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे और प्रश्नों को साझा किया जाएगा। तब